नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री के अगले लेक्चर में। और इसका टॉपिक है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। तो 1830 की दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 1830 का जो दशक था, दशक तो आप लोग समझ रहे होंगे, 10 वर्ष, शताब्दी, 100 वर्ष, ठीक है। फिर 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो भुखमरी तो आएगी ही, ठीक है। क्योंकि अन्न उपजाने के लिए हमारे पास ठीक उतना ही भूमि है जितना कि पहले था। और अगर जनसंख्या बढ़ी तो उस पर घर भी बढ़े, और घर बढ़े तो कृषि करने के लिए भूमि क्षेत्र क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ। तो ज़्यादातर देशों में नौकरियां ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। अब है क्या कि जितना लोग हैं उनके हिसाब से नौकरी का क्या था, पोस्ट कम होने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भारी गरीब बस्तियों में रहने लगी। अब ग्रामीण से उठकर ग्राम में भुखमरी आने लगी तो लोग क्या करने लगे, अब शहर में जाने लगे और वहाँ पर छोटे छोटे चौल जिसको कह सकते हैं, छोटी छोटी बस्तियों में जाकर रहने लगे और भीड़ लगने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड में आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उनका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था, केवल अधिकांश रूप से मशीनीकृत था। और यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग मैंने बताया है पहले या दूसरे लेक्चर में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था। कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ाने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। और जब फसल बर्बाद हो जाता था, या तो ओलावृष्टि हो गई या कुछ भी हो गया, कुछ वैसी प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके कारण फसल बर्बाद हो गया, तो गांव में क्या हो जाता था, भूखमरी जैसे हालात पैदा हो जाते थे। 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। और भुखमरी आएगी तो लोग किस पे दोष देंगे, सरकार पे दोष देंगे। तो लुईस फिलिप को क्या हुआ, भागने पर मजबूर कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। क्या हुआ कि 21 वर्ष से ऊपर के लोगों को मताधिकार भी प्रदान किया गया और अधिक अधिकार, काम के अधिकार की गारंटी दी, ठीक। अब रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम देते थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयां की। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालात खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमत गिरा दी। फिर है क्या कि 4 जून को दोपहर 2 बजे एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पर पहुंच गई। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर लोग काम कर रहे हैं और मन लगाकर काम कर रहे हैं तो आप उनको ज़्यादा अगर भत्ता नहीं दे सकते, ज़्यादा आप पैसा नहीं दे सकते, वेतन नहीं दे सकते, तो कम से कम तो इज्जत उनको चाहिए। तो उनके साथ घृणा का व्यवहार भी किया गया, धमकी भी दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी के बनी नफीस चीजें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया।
ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया और वह 24 घंटे के बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। ठीक है, अब आता है 1848 उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसे समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। केवल बुनकरों या मजदूर वर्ग के लोगों की क्रांति नहीं हो रही थी, मध्य वर्ग के लोगों की वहाँ क्रांति हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। बुड़बो वंश के जो राजा बताए थे, तो सर्वाधिक अब घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सर्वाधिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग में जोड़ दिया। अब है क्या कि उदारवादी मांग को क्या किया उन्होंने, राष्ट्रीय एकीकरण के मांग को दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। बात यहाँ पर दूसरी थी, क्या थी, दूसरी बात थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के एकीकरण को भी इसके साथ में लेकर चलने का काम किया। यह राष्ट्र राज्य, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। नोट करने योग्य है कि वो जो संसद हुई कहाँ पर आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिससे सांसद के अधीन रहना था। कि सांसद के आप अधीन रहोगे लगभग, ठीक है। तो जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं सांसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूर और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। तो मजदूर वर्ग और कारीगरों का क्या था, मांग कि उनके काम के हिसाब से, काम के करने के हिसाब से उनको आप वेतन दीजिए, घृणा नहीं कीजिए। तो वहाँ पर जो संसद में जो बहुमत में थे वो मध्य वर्ग के लोग थे, और जब ऐसा आवाज़ उठाया गया तो उन्होंने क्या किया, उसके विरोध को ठुकरा दिया, आवाज़ को ठुकरा दिया। तो हुआ क्या कि उन्होंने मजदूर वर्ग और कारीगरों के, उसको आप क्या सकते हैं, समर्थन को खो दिया। उदारवादी आंदोलनों के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से खड़े संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली में चुनाव के दौरान अधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने के लिए दिया गया था। तो महिलाओं को अधिकार दिया गया, लेकिन जितना जरूरी था उतना नहीं दिया गया। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वह पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को
रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता था। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादातर स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि उससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता साफ हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण। ठीक है, धन्यवाद।